प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने जाना था सुरक्षा परिषद के बारे में, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया था, उसको आज हम पूरा कर लेते हैं। सुरक्षा परिषद में जो निषेधाधिकार की स्थिति है, आप सभी जानते हैं 5 देश हैं मुख्य रूप से वर्तमान में: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। रूस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रूस का जो उद्भव हुआ है वो 26 दिसंबर 1991 के बाद हुआ है। उससे पहले उसे सोवियत संघ या यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। तो इन्होंने जो सुरक्षा परिषद है उसमें सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है रूस ने। तो उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से देश हैं और किसने किसने कितनी बार वीटो का प्रयोग किया है, और वास्तव में वीटो शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 5 स्थायी सदस्य हैं। जो सर्वाधिक जिन्होंने वीटो का प्रयोग किया है उसमें जान लेते हैं। पहला है सोवियत संघ, वर्तमान में इसे हम रूस के नाम से जानते हैं। इससे सबसे ज़्यादा 112 बार वीटो का प्रयोग किया है। वीटो अर्थात निषेधाधिकार, अर्थात अगर किसी भी विषय पर कोई निर्णय लिया जाना है तो उसमें 5 स्थायी सदस्यों की आम सहमति होना आवश्यक है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, विशेष भी परिस्थितियां हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था इन देशों के मध्य, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। तो ये एक दूसरे का कार्य रोकने के लिए, कार्यों में बाधा डालने के लिए वीटो का प्रयोग करते थे। तो उसमें सोवियत संघ ने 112 बार, सर्वाधिक बार इन्होंने वीटो का प्रयोग किया। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें कहीं पर भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये एक प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में वीटो शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। आपसे अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं, अनुच्छेद 1, 2, 5, 11 ऐसे, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, उपरोक्त में से कोई नहीं या वीटो शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है कहीं पर भी। जो दूसरा देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने लगभग 80 बार वीटो का प्रयोग किया है, और मुख्य रूप से 4 फरवरी 1944 को याल्टा में सुरक्षा परिषद की जो कार्य प्रणाली है उस पर निर्णय लेने हेतु बुलाए गए सम्मेलन में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा वीटो प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया था कि अगर हम किसी बात से असहमत हैं तो उस पर वीटो कर सकते हैं या निषेधाधिकार हम अपना प्रयुक्त कर सकते हैं। जो तीसरा देश था वो था ब्रिटेन, जिसने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया। वो था, उसने 29 बार इसका प्रयोग किया, और अब तक सोवियत संघ ने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। लेकिन अगर हम बात करें रूस के बारे में, तो रूस ने अभी इतना अधिक बार वीटो का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि 112 बार जो हम उल्लेख कर रहे हैं ये सोवियत संघ का जिक्र है। जो चौथा देश था उसने 16 बार वीटो का प्रयोग किया है, और जो वीटो शब्द है या वीटो का जो प्रथम प्रयोग था सोवियत संघ के द्वारा वो 16 फरवरी 1946 को किया गया। चीन ने भी लगभग 11 बार वीटो का प्रयोग किया है, और कुल इस प्रकार से 248 बार वीटो का प्रयोग किया गया है। वीटो अर्थात निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा कार्यों में निरंतर बाधा पहुंची है। तो ये तो था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो जो शक्ति है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आइए हम संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा अंग है न्यास परिषद, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसके 8वें अध्याय में न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप के बारे में जो हम बात हैं, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसके बारे में इसका उल्लेख किया गया है। और आप सभी जानते हैं ट्रस्टीशिप क्या होती है। ट्रस्टीशिप के अंतर्गत न्यास सिद्धांत को इसमें अपनाया जाता है, अर्थात जो संपन्न राष्ट्र हैं वो गरीब राष्ट्रों की देखभाल करने का वचन देते हैं और उनकी रक्षा के लिए या उनके पास जो संपत्ति है उसका प्रयोग वो गरीबों के कल्याण के लिए करते हैं। तो न्यास परिषद का जो निर्माण किया गया था वो इसी उद्देश्य से किया गया था कि विश्व के जो शक्तिशाली देश हैं या सामने वो पूंजीवादी देश हैं वो निर्धन राष्ट्रों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। न्यास परिषद के अंतर्गत चार्टर का जो 75वां अनुच्छेद है उसके अंतर्गत लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास संस्था की स्थापना करेगा, और जो समझौतों के द्वारा ही संपादित होगी। आप समझ गए होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अपना अधिकार क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो ट्रस्टीशिप वाले क्षेत्र हैं, ट्रस्टीशिप जो काउंसिल बनाने की बात की, उसके अंतर्गत समझौतों के माध्यम से इसकी स्थापना के लिए सुझाव दिया था। ये अनुच्छेद 75 में उल्लिखित है। इसका निर्माण कैसे हुआ, ट्रस्टीशिप के बारे में, ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में हम जान लेते हैं। यूरोपीय उपनिवेशी राष्ट्रों ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विशाल भूखंडों या ये कहें कि विशाल देशों पर अपना क्रूरतम शासन स्थापित कर लिया था।
यहाँ उपनिवेश का मतलब आप सभी जानते हैं, गुलामी से हम बात कर रहे हैं। भारत भी यूरोप में ब्रिटेन का उपनिवेश था, और जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है वहाँ की जो लैटिन अमेरिकी देश हैं वो भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे। इसके अलावा आपने फ्रेंच, डच, पुर्तगाली अनेक देशों के बारे में सुना होगा जो कि यूरोपीय देश हैं, और इन्होंने वहाँ से आकर के अनेक देशों में शासन किया और उनकी बस्तियां यहाँ पर स्थापित हुई, और इनका शासन शोषण परक शासन था। इन्होंने निरंतर इन गरीब देशों का शोषण किया। ये जो पराधीन या गुलाम राष्ट्र थे, इन लोगों के साथ इन्होंने बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, जिसके कारण बाद में एक विचार आया कि स्वतंत्रता के बाद, इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता के बाद इनके कल्याण का उत्तरदायित्व किन देशों पर होगा। तो इसका उत्तरदायित्व भी पूंजीवादी देशों के ऊपर डाला गया, जिसके द्वारा ट्रस्टीशिप सिद्धांत का पालन करना उन्हें अनिवार्य कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में इन पराधीन देशों के लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्णय की अधिकार की मांग करना प्रारंभ कर दिया तथा स्वशासन की प्राप्ति के लिए अनेक आंदोलन प्रारंभ हुए, जिसके कारण विश्व के अधिकांश देश निरंतर स्वतंत्र होने लगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारत। 1947 में भारत भी स्वतंत्र हुआ, 1947 में पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ, 1948 में आपका श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, 1949 में चीनी क्रांति हुई। इसके अलावा समय समय पर पूरे विश्व में अनेक देश स्वतंत्र होने लगे, जिसका उपनिवेशवाद से नाता टूटने लगा और ये गुलामों की जो जंजीर थी उनसे मुक्त होने लगे। पूरे विश्व के बाद ये आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन होना प्रारंभ हुआ। आत्मनिर्णय के सिद्धांत को जान लेते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद ये महसूस किया गया कि अधिकांश देश अपने निर्णय स्वयं लें तथा अन्य देशों पर आश्रित न रहें। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव यह होगा कि ये राष्ट्र स्वतंत्र होंगे तथा अपने विकास के लिए स्वयं कार्य करेंगे। तो इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना की गई। आइए अब हम न्यास परिषद की जो मुख्य उद्देश्य है उनको जान लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसके अनुसार मुख्य रूप से 4 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य है लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जो चिकित्सा संबंधी या उन्नति संबंधी जो उन्नति के लिए उनको सहयोग देना, स्वशासन को बढ़ावा देना, स्वतंत्रता का विकास करना और उनके पूर्ण आत्म विकास के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। जो तीसरा उद्देश्य था वो था जाति, लिंग, भाषा, धर्म, मूल, वंश इन सब के बिना व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना तथा पूरे विश्व में भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाना, जिससे सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे पर निर्भर रह करके अपना विकास कर सकें। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसका चौथा मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों के जो कार्य हैं उनमें नागरिकों के प्रति समान रूप से व्यवहार करना तथा उन्हें विश्वास दिलाना कि सभी लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समान हैं। जो ये न्यास पद्धति है, न्यास काउंसिल है, इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप गरीब देशों के कल्याण के लिए बनाई गई एक संस्था थी। ट्रस्टीशिप काउंसिल उसे कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की जो मैंडेट व्यवस्था थी उसके स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया। जो राष्ट्र संघ था 1920 में उसकी स्थापना हुई थी, उसमें मैंडेट व्यवस्था का प्रचलन था। उसी को परिवर्तित करके इसमें न्यास पद्धति के स्थान पर, वो मैंडेट पद्धति के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया गया। आप सभी जानते हैं जो न्यास पद्धति है इसका मूल सिद्धांत यह है कि जो उस समय के पिछड़े हुए देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, जो बहुत पिछड़ी हुई दशा में हैं, जिनके निवासियों का जो जीवन है वो योग्य नहीं है, वो स्वास्थ्य संबंधी दशा में पिछड़े हुए हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी उन्नति नहीं हो पाई है, उन सभी को सभ्य देशों के द्वारा आर्थिक सहायता पहुंचा करके किसी भी माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना तथा उन्हें आगे लेकर के आकर के मुख्य धारा से जोड़ना ट्रस्टीशिप काउंसिल का एक मुख्य उद्देश्य था। आप सभी जानते हैं कि यदि राष्ट्र कमजोर होगा, अल्प विकसित होगा या किसी दशा से अगर वो विकासशील भी है तो उसका शोषण जो विकसित देश हैं वो करते हैं। आजकल एक नए शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, आर्थिक उपनिवेशवाद। सभी राष्ट्र स्वतंत्र होने की ओर अग्रसर हैं, अधिकांश राष्ट्र स्वतंत्र भी हो चुके हैं, उपनिवेशवाद की मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है जो इस समय दिखाई दे रही है, वो है आर्थिक उपनिवेशवाद। विश्व के संपन्न राष्ट्र गरीब राष्ट्रों की सहायता करते हैं, आर्थिक रूप से सहायता करते हैं तथा उनके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, भले ही वो कच्चा माल है, खनिज है, मानव संपदा है या कोई भी इस प्रकार का संसाधन जिसका उपयोग वो अपने लिए कर सकते हैं, वो उसका उपयोग अपने विकसित देशों के लिए करते हैं।
जिसके कारण जो निर्धन देश है, क्योंकि उसने विकसित देश से सहायता ली है, वो उनको अपने देश का शोषण करने के लिए मना नहीं कर पाता और इस प्रकार से उस पर आर्थिक साम्राज्यवाद या आर्थिक उपनिवेशवाद थोप दिया जाता है। जो विकसित राष्ट्र है वो अल्प विकसित राष्ट्रों या विकासशील राष्ट्रों के संसाधनों का दोहन करने लगता है और यही कारण है कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अंतर्गत उनके जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी सहायता करने के साथ साथ आर्थिक उपनिवेशवाद का भी जन्म होने लगा है। जो न्यास पद्धति के प्रदेश हैं उनके बारे में जान लेते हैं। न्यास पद्धति के जो क्षेत्र थे उसके अंतर्गत दो प्रकार के पराधीन राष्ट्रों का या प्रदेशों का वर्णन किया गया है। इसमें पहला है ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि पश्चिमी देशों के जो वशवर्ती देश थे, वशवर्ती था उनके अधीन, उनके गुलाम जो देश थे, उन सभी क्षेत्रों का ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर विकास करना। और दूसरा था न्यास प्रदेश, ट्रस्टीशिप जो स्टेट्स हैं उनके बारे में। ये जो न्यास प्रदेश थे ये तीन प्रकार के हैं, जिसमें मैंडेट के अधीन प्रदेश, दूसरा विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शत्रु राज्य से छीने गए प्रदेश, और तीसरा अपनी इच्छा से महाशक्तियों द्वारा संघ को सौंपे जाने वाले प्रदेश इसमें शामिल हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि मुख्य रूप से दो प्रकार के न्यास पद्धति के अंतर्गत प्रदेश आते हैं। एक तो वो प्रदेश जो यूरोपीय देशों के अधीन थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये कुछ देश थे, इन्होंने जिस जिस देशों पर शासन किया उन सबके जो गुलाम या उपनिवेश देश थे उन सबको ट्रस्टीशिप के अंतर्गत लिया गया। और दूसरा था ट्रस्टीशिप स्टेट्स जो न्यास प्रदेश के अंतर्गत आए। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमने अभी बात की कि तीन प्रकार के देश इसमें शामिल हुए, प्रदेश शामिल हुए। एक तो मैंडेट के अधीन जो प्रदेश थे वो, दूसरा जो विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शत्रु देशों से छीन लिए गए उनको इसमें शामिल किया गया, और तीसरा जो अपनी इच्छा से संघ में शामिल हुए। प्यारे बच्चों, आइए हम न्यास काउंसिल के जो कार्य हैं उनको जान लेते हैं। जो न्यासीय प्रदेश या ट्रस्टीशिप काउंसिल के जो क्षेत्र हैं उन प्रदेशों में जनता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक प्रगति के बारे में सूची तैयार करना, जिसके आधार पर शासन प्रबंध चलाने वाली संस्थाएं वार्षिक रिपोर्ट भेजती हैं और इनकी सहायता करती हैं। पहला कार्य। दूसरा कार्य है इन प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों की जांच करना और उन पर विचार करना। जो तीसरा कार्य है न्यास परिषद का, वो है इन सत्ताओं के परामर्श से प्रार्थना पत्रों पर विचार करना, सत्ता के साथ यदा कदा निश्चित समय पर संवाद करना, निरीक्षण करना तथा उन न्यासिता क्षेत्रों का दौरा करना कि क्या वास्तव में उन क्षेत्रों को सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है। जो चौथा कार्य है वो है न्यास परिषद में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट होता है। आप जानते हैं कि कुछ संस्थान ऐसे भी हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक आपने सुना होगा, IMF सुना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहाँ संपन्न राष्ट्रों के एक से अधिक वोट होते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक राष्ट्र केवल एक ही वोट दे सकता है। आइए जान लेते हैं न्यास परिषद या जो हमारी ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसका संगठन किस प्रकार का है, इसमें कौन कौन से राष्ट्र हैं जिन्हें कुछ भार सौंपा गया है। तो ये जो संगठन है इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला संगठन उन राष्ट्रों का है जिन्हें ये कार्य सौंपा गया है कि वो ट्रस्टीशिप के रूप में, संरक्षक के रूप में इन राष्ट्रों के लिए कार्य करेंगे। दूसरा है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो इस रूप में कार्य करेंगे, ट्रस्टीशिप के रूप में कार्य करेंगे। और तीसरे जो रूप है वो है वे न्यासी प्रदेशों का सदस्य या दूसरे क्षेत्र के जो देश हैं जिनके भी पर्याप्त रूप से संसाधनों का विभाजन हो, वो इसके लिए कार्य करेंगे। तो आइए पहला क्षेत्र जान लेते हैं जिन्हें ट्रस्टीशिप का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके अंतर्गत विश्व के प्रमुख संपन्न राष्ट्रों को शामिल किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। और जो दूसरा क्षेत्र है उसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उन्हें इसमें शामिल किया गया है, जिसमें चीन, फ्रांस और सोवियत संघ, वर्तमान में 26 दिसंबर 1991 के बाद से रूस इसमें शामिल है। जो ये सदस्य होते हैं ये सभी मिलजुल करके कार्य करते हैं और ये मुख्य रूप से ट्रस्टीशिप के अंतर्गत इन पिछड़े हुए राष्ट्रों के विकास के लिए कार्य करते हैं। जब न्यास परिषद का कार्य पूर्ण हो जाता है तब उसकी सदस्यता धीरे धीरे घटने लगती है। इसलिए सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो निरंतर संशोधन करके आवश्यक बैठकें बुला करके इनके कार्य के लिए, इनके विकास के लिए कार्य कर सकती हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब जो हमारी ट्रस्टीशिप काउंसिल है, न्यास परिषद है, इसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि क्या वास्तव में इसको सफलता मिली है या नहीं मिली है। तो न्यास परिषद को जो अपने उद्देश्य हैं उसमें अपूर्व सफलता मिली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जिस प्रकार से शीत युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हुई। शीत युद्ध के दौरान ही अनेक राष्ट्र ऐसे थे जो स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होने के साथ साथ अनेक राष्ट्र जो पिछड़ी हुई दशा में थे वो विकास की ओर अग्रसर होने लगे।
सिटी रोमुलू के शब्दों में अगर हम बात करें तो न्यास पद्धति की सतत प्रगति आधुनिक विश्व में राजनीतिक नैतिकता के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। और प्लेनो रिक्स ने भी लिखा है, अपनी सफलताओं के कारण न्यास परिषद को विलोपन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस काउंसिल ने सफलता प्राप्त की है और जो पिछड़े हुए देश थे उनको वो आगे लेकर के आए हैं और वो देश आज विकसित और विकासशील देशों में परिवर्तित हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब अल्प विकसित देश होंगे ही नहीं, समाज पिछड़ा हुआ होगा ही नहीं, तो धीरे धीरे न्यास परिषद को समाप्त करना ही पड़ेगा। परिषद की एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी है कि न्यास प्रदेश 15-20 वर्षों की बहुत कम अवधि में ही स्वतंत्र हो गए। जो हमने अभी बात की 1945 से लेकर के 15-20 वर्षों का जो समय था, 1965 तक का समय अगर हम मान ले तो उसमें अनेक राष्ट्र इसमें स्वतंत्र हुए। 1957 में ब्रिटिश टोगोलैंड, 1960 में फ्रेंच कैमरून, फ्रेंच टोगोलैंड, इटालियन सोमालीलैंड स्वतंत्र हुए। उसी प्रकार से 1961 में ब्रिटिश कैमरून टंगानिका, 1962 में रुआंडा अरुंडी, 1968 में नौरू द्वीप, 1973 में न्यूगिनी के न्यास क्षेत्र स्वतंत्र हुए। 1975 में पापुआ न्यूगिनी का जो न्यास क्षेत्र था वो भी स्वतंत्र हो गया। इस प्रकार पैसिफिक आइसलैंड के जो न्यास क्षेत्र थे उन सभी को छोड़कर के अन्य सभी न्यास क्षेत्र या तो स्वतंत्र हो गए या फिर वो स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में मिल गए। 1994 के बारे में अगर हम बात करें तो 1994 में सुरक्षा परिषद ने 11 न्यासता क्षेत्रों में से अंतिम क्षेत्र के साथ न्यासता संबंधी समझौतों को समाप्त कर दिया, जिसके अंतर्गत अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत महासागर का एक द्वीप था पलाऊ, उसके स्वतंत्र होने के साथ ही न्यासता क्षेत्र से उससे अलग हो गया। पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया। इस प्रकार से आप सभी समझ गए होंगे कि इन जो महाशक्तियां विश्व में विद्यमान हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इनके कंधों पर पूरे विश्व के लिए न्यासता या ट्रस्टीशिप का उत्तरदायित्व इन्हें सौंपा गया था। लेकिन धीरे धीरे इनके अधीन आने वाले जो न्यासता वाले क्षेत्र थे, प्रदेश थे, वो स्वतंत्र होने लगे, वो अपनी प्रगति स्वयं करने लगे और धीरे धीरे वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है या समाप्त हो गया है। ये नाम मात्र की संस्था रह गई है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे वर्तमान में ट्रस्टीशिप या न्यासता की वर्तमान में आवश्यकता हो। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले भाग के बारे में। आज तक के लिए